हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सदाबहार टॉपिक संविधान। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आसानी से पूछे जाते हैं। आप लोगों को कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना है तो आप संविधान पर फोकस कर लीजिए, आपके 6 से 7 नंबर जीएस पोर्शन से कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं 2 पार्ट में आप लोगों का संविधान बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। और ये सभी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखते हुए पूरा वीडियो देख लो, आपका हो सकता है इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो उत्तर है 1773 ईस्वी में। अगला है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1776 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया। तो उत्तर है 1858 ईस्वी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो उत्तर है पृथक निर्वाचन प्रणाली था। अगला है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो उत्तर है 1909 में। अगला है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। अगला है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो उत्तर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। अगला है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो उत्तर है प्रांतों में दोहरा शासन इसका सार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का। अगला है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो उत्तर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन। अगला है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो उत्तर है लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। अगला है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो उत्तर है 1935 का शासन अधिनियम था, इसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। अगला है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगला है कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो उत्तर है चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने को संभव बनाया था। अगला किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो ये दोस्तों किसके तहत प्राप्त हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो उत्तर है 1937 में स्थापित किया गया था भारत का संघीय न्यायालय। अगला है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। कौन सा लाया था दोस्तों? एक्ट 1819 जो है ये द्विसदनीय विधायिका लाया था। अगला है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह दोस्तों भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों मैं आप लोगों को संविधान टॉपिक वाइज कराऊंगा और बीच में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल मत सब्सक्राइब करिएगा। अगला है कि संविधान सभा के क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं तो उसको भी देख लेते हैं कि भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अगला है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा गठित की गई थी। अगला है कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये रखी गई थी फैजपुर के अधिवेशन में।
अगला है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो उत्तर है 389 सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्य। अगला है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो उत्तर है 10 लाख प्रति व्यक्तियों पर था एक प्रतिनिधि। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो उत्तर है प्रांतों की विधानसभाओं ने निर्वाचित किया था संविधान सभा के सदस्यों को। अगला है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो उत्तर है संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो उत्तर है हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। अगला है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो उत्तर है संविधान सभा ने बनाया था। अगला है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो उत्तर है 1946 में संपन्न हुए थे। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना। अगला है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर है दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। अगला है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। अगला है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अगला है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो उत्तर है 20 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति नियुक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब दोस्तों ये कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टाइप से इनको भी देख लेते हैं। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का गठन किया गया था, तो उत्तर है किसके तहत गठन किया गया था? तो उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उत्तर है BN राव थे संवैधानिक सलाहकार संविधान निर्माण के समय। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1946 को बनकर ये तैयार हो गया था। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इस टॉपिक से पूछा गया था कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो अपनाया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। बना कब था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो उत्तर है 15 महिला सदस्य थीं भारतीय संविधान में महिलाएं। अगला है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया संविधान, मतलब भारतीय संविधान को। अगला है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? जनवरी 1947 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है JB कृपलानी थे। अगला है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत का संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को संविधान में कब ग्रहण किया गया? तो उत्तर है जुलाई 1947 में। अगला है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। अगला कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो उत्तर है 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया था।
दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर ना अच्छा लग रहा हो तो ना करें, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगला है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या हुआ था दोस्तों? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था संविधान सभा के सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? जब संविधान पारित हुआ उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो उत्तर है स्वराज पार्टी ने 1942 में प्रस्तुत किया था। अगला है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। और यही क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों इसके बाद अब देखते हैं संविधान की प्रस्तावना से महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो उत्तर है प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो उत्तर है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था संविधान निर्माताओं ने। अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो उत्तर है हम भारत के लोगों से शुरू होती है संविधान की प्रस्तावना। अगला है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो उत्तर है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो उत्तर है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। अगला कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या होता है मतलब होता है। अगला है कि गणतंत्र राष्ट्र होता है, क्या होता है? जहाँ राज्य जहाँ पर वंशानुगत अध्यक्ष ना हो वहाँ पर होता है गणतंत्र राष्ट्र। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया प्रस्तावना में? तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है संविधान में प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना में। अगला है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसका मतलब यही है। अगला है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उत्तर है जो लोक कल्याण होता है दोस्तों भारत की उद्देशिका में नहीं है। अगला है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये होता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। अगला है कि भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ क्या होता है जो राज्याध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है। अगला है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। अगला है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे की व्याख्या की गई, कहाँ की गई? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है। अगला है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो उत्तर है 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। अब दोस्तों इस टॉपिक के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि भारतीय गणराज्य की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो उस समय क्या था दोस्तों? उस समय था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था 26/1/1950 को। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से है? तो उत्तर है भारत तथा इंडिया नामों का उल्लेख किया गया है।
अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो उत्तर है आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उत्तर है दोस्तों उद्देशिका जो है ये संविधान की आत्मा कहलाता है। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उत्तर है 1 बार किया जा चुका है उद्देशिका में संशोधन। अगला कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ पर की गई है? तो उत्तर है मूल अधिकारों, राज्य के नीति सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है संविधान आदर्शों की उद्देश्यों की व्याख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19D के अनुच्छेद 21 से मिलकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो कौन सा मिलता है? जो एकांतता का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। अगला है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो उत्तर है न्यायपालिका दोस्तों, इसको समझा जाता है मूल अधिकारों का संरक्षक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो उत्तर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है प्रजातंत्र। अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो दोस्तों किसमें इसका वर्णन किया गया है? ये किया गया संविधान की प्रस्तावना में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का विरोध करता है? तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 17 है, ये अस्पष्टता से संबंधित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा छुआछूत 17 से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वस्त करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए क्या होता है? अनुच्छेद 19 होता है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। अगला है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें निहित है दोस्तों? अनुच्छेद मतलब 1A में है प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आपसे बस इतना ही चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में जो संपत्ति का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, बाद बाकी सभी मौलिक अधिकार हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा प्राप्त नहीं है? अब व्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? जो संवैधानिक निराकरण का अधिकार है ये क्या है? गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? किसको? जो पारसी हैं दोस्तों इन्हें हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था इसे कब समाप्त किया गया?
इसे समाप्त किया गया था 1978 में संविधान सभा के 44वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो ये समाप्त किया गया था 44वें संशोधन के द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया था? किसको? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है तो क्या है दोस्तों? ये एक वैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है तो वो क्या है दोस्तों? वो है 44वां संविधान संशोधन। इसके तहत संपत्ति मतलब 44वां लिखेंगे, 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा मौलिक अधिकारों को, जो संपत्ति का अधिकार है, इसके मूल अधिकार से हटा दिया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय में समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने के लिए शक्ति प्राप्त हुई? कैसे प्राप्त हुई दोस्तों? अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने से समाजवाद शब्द को क्या मिला है? समान कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अब दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम के बचे हैं कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो उत्तर है 1976 में पारित किया था बंधुआ मजदूर अधिनियम। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। कब निषिद्ध किया गया था? भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। तो विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी के द्वारा बाल श्रम को निषिद्ध किया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो उत्तर है जनता में निहित है। अब देखते हैं क्वेश्चन संविधान की विशेषताओं से, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो उत्तर है भारत का सबसे बड़ा है संविधान लिखित एवं व्यापक। अगला है कि भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया? तो भारत को माना गया कि भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है देश है, इसका क्या तात्पर्य? तो इसका मतलब होता है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष का यही तात्पर्य होता है। अगला है कि भारत किस प्रकार का देश है? तो उत्तर है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र देश है। अगला है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो उत्तर है संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है संविधान का स्वरूप। अगला है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो उत्तर है 350 से अधिक है संविधान में आर्टिकल्स। अगला है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो उत्तर है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है भारत की संसदीय व्यवस्था में। अगला है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो उत्तर है संविधान है भारत की राजनीति व्यवस्था में। अगला है कि भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो उत्तर है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, ये संविधान के वृहद होने का कारण है। अगला है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक। अगला है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो उत्तर है 18 वर्ष है भारतीय संविधान में वयस्क की मतलब मताधिकार की सीमा। अगला है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है कि क्या है? इसमें संविधान की सर्वोच्चता है, यही भारतीय संघीय की क्या है? एक विशेषता है। अगला है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो किनको दिया गया है? कि भारत एक राज्यों का संघ है। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, मतलब कितनी सूचियाँ हैं? अनुसूचियाँ नहीं, 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। अगला है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? तो किसे प्राप्त करता है? ये भारत की जनता से प्राप्त करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, किसमें निहित है दोस्तों? संविधान में निहित है भारत में वैध प्रभुसत्ता। अगला है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो उत्तर है कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है भारतीय संविधान की संरचना। अगला है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में सर्वप्रथम लिखित संविधान का जन्म।
अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था। तो भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा, तो उत्तर है जी ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। अगला है कि कौन सी व्यवस्था भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, तो उत्तर है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है। अगला है कि भारत में सर्वोच्च माना गया है, क्या माना गया है, संविधान को माना गया है सर्वोच्च। अगला है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो उत्तर है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान। अगला है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसको करता है दोस्तों, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। अब देखते हैं संविधान के प्रमुख स्रोत। संविधान के स्रोत से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज तक पूछे गए वो आप लोगों को इस पार्ट में करवाऊंगा। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो उत्तर है रूस के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को। अगला है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो उत्तर है ये आयरलैंड से प्राप्त हुई नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है, तो उत्तर है अमेरिका का अनुसरण किया गया है मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए। इसके बाद में अगला है कि भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है, तो उत्तर है ब्रिटेन के समान रखा गया है भारतीय संसदीय व्यवस्था को। अगला है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों लिया गया है अमेरिका से। अगला है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो कानून के समान संरक्षण दोस्तों लिया गया है अमेरिका से। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो उत्तर है ये आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। अगला है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए, तो ये दोस्तों ये प्रभावित हुए थे आयरलैंड के गणतंत्र से। अगला है कि भारत संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मतलब किसके, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। अगला है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई, तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उत्तर है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार। अगला कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है, तो ये छोड़ा है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। अगला है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो उत्तर है दोस्तों संघवाद लिया गया है कनाडा से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया, तो उत्तर है कनाडा ने अपनाया था संघात्मक शासन व्यवस्था को। अगला है कि भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है, तो उत्तर है ये इंग्लैंड से प्रभावित है भारतीय संसदीय प्रणाली। दोस्तों अब क्या है इसके कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो उत्तर है दोस्तों ये मिली है फ्रांस की क्रांति से। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो उत्तर है ब्रिटेन में विकसित हुई संसदीय शासन प्रणाली। अगला है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं, तो मूल अधिकार प्रेरित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है, तो उत्तर है जर्मनी की विमर संविधान की देन है राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। अगला है कि भारतीय संविधान ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि ली है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो मूल संविधान प्रेरित है अमेरिका से। अगला है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से।
अगला है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो उत्तर है संविधान सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किसमें है दोस्तों? ये है केवल यूनाइटेड किंगडम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत है, तो ये दोस्तों कहाँ से उद्धत है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धत है भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना। और ये भी दोस्तों प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है मूल अधिकारों की अवधारणा। इसके बाद अब देखते हैं संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख भाग भी देख लेते हैं, ये मेरा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद जो शेष क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा। अगर आपको मेरी मेहनत लगी हो कि मैंने कुछ मेहनत की है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगला है कि क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो उत्तर है 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में है। अगला है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो किसमें? भाग 4 में की गई ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो उत्तर है भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज है भाग 9 में। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो उत्तर है भाग 9 का में है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान। अगला है कि भारत संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला है कि संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो उत्तर है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है संविधान के भाग 1 में। अगला है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है मूल अधिकार? भाग 3 में मिलते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो भाग 4 बताता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। अगला है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो उत्तर है भाग 5 में की गई है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या। अगला है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो उत्तर है भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर है 22 भागों में विभाजित किया गया है भारतीय संविधान को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो याद रखिएगा इसमें भाग 11 है और अध्याय 1 है। दोस्तों जो अगला वीडियो आएगा उसमें संविधान की अनुसूचियों से शुरू करूंगा। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा वीडियो ही कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।